तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस एक हमारी क्लास के अंदर जो एक लिमिटेशन है वो थोड़ी मतलब मे बी ये लिमिटेशन खत्म हो जाए इन द नेक्स्ट मंथ, लेकिन स्टिल अभी एक लिमिटेशन है कि बीइंग इन क्वेटा तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। इसके अलावा मतलब क्लास सम टाइम स्टार्ट होने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। वो इसी वजह से कि इंटरनेट की सर्विसेज यहाँ पे लाइट जाती है ना, इंटरनेट भी चला जाता है। लाइक इफ आई टेल यू कि कल पूरा दिन जब लाइट जाती थी तो गैस भी चली जाती थी एवरी टाइम। तो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। हमने आज चैप्टर 1 के पास पेपर्स को करना है और जो हमारा आज तरीकाकार होगा जिस तरह हम करेंगे, हम इसी तरह हर चैप्टर के पास पेपर्स किया करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि हम 100% कवरेज करें, कोई भी चीज़ छोड़ी ना जाए। सो दिस इज द लेटेस्ट पेपर जो आई कैप का हुआ था, यानी कि अभी ये अप्रैल चल रहा है और 4 मार्च 2026 को ये पेपर हुआ था। आपको खुद नजर आ रहा है कि ये अम, सबसे रीसेंट पेपर है। ठीक है, और ये वो पेपर है जो कि न्यू टेक न्यू जो आपका तरीकाकार है, यानी कि दोनों पेपर्स एक साथ, उसकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी। आसान पेपर था, अच्छा पेपर था, जैसा मॉडल पेपर बना हुआ था वैसा ही उसने पूछा। ठीक है, आई कैप एक चीज याद रखे, जो भी उसका मॉडल पेपर वो आपको देता है उससे उसकी डेविएशन ओनली आप 2 to 3% कर सकते हैं, क्योंकि वो उसने खुद रेंज भी बताई होती है कि मैं 7 से 10 नंबर का करूंगा, तो हमेशा बहुत कम हुआ है कि वो उसने अब उसको उस रेंज से डेविएट किया हो। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडीज का जो हमारा पहला गोल्डन रूल वो यहीं पे स्टार्ट होता है कि जो उसने आपको दी हुई है परसेंटेज, उसके मुताबिक आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पेपर। आप ये देख सकते हैं कि और बिजनेस लॉ का तो सबसे आसान बात ही ये होती है एमसीक्यूज करते हुए या क्वेश्चंस करते हुए कि वो जिस एक्ट से है वो डायरेक्ट पहली लाइन में लिखा होता है। कंपनी लॉ में तो चलो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार ये किस टॉपिक से है, कौन सा चैप्टर है। पर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़े तो आपको यहाँ ये जो एक्ट के नाम लिखे हुए हैं उसी से समझ आ जाती है कि अच्छा जी ये फलाने टॉपिक से है, फलाने, तो आपके लिए बहुत इजी होता है टू जंप इन करना कि आपने किस एमसीक्यू को करना है। अब अगर मैं पहले पेज को देखूं तो मुझे बताएं हमारे चैप्टर से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू है। जी, कौन सा एमसीक्यू है? माइक सबके ऑन होने चाहिए, कोई भी म्यूट ना करे। एमसीक्यू नंबर 4, ठीक है, माइक में बोलना है अब सबने। ठीक है, अब और से देखिएगा एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़नी है। Which two of the following statement about civil laws in Pakistan are not correct? दो स्टेटमेंट्स इसमें से गलत हैं। हमने गलत बात का जवाब देना है। समझ गए बात को? हमने गलत चीज को टिक करना है, इसीलिए उसने, और मजे की बात देखिए, टू, इसलिए उसने हाईलाइट किया है, दो चीजों पे टिक लगेगा। नॉट करेक्ट, गलत कौन सी है? ठीक है, एक मिनट लीजिएगा। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले तो आपने ये जो भी एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपने उस रिक्वायरमेंट को देखना है कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अब हमने तरीकाकार क्या होता है जब भी हम एमसीक्यू करते हैं, तो हमारा जो तरीकाकार है वो है रूल आउट मेथड। रूल आउट मेथड क्या होता है कि आपने सबसे पहले, अब ये जो एमसीक्यू वो कह रहा है कि दो गलत बतानी है, तो हमने सबसे पहले रूल आउट किसको करना है? जो ठीक है। इसका मतलब है जो ठीक है वो हमसे रेलेवेंट नहीं है। रूल आउट का मतलब क्या है? वो ऑप्शंस जो सिरे से ठीक नहीं है। ठीक है, हमने उन आंसर्स को अलहदा कर देना है। ठीक, समझ गए बात को? तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं।
सिविल लॉ से रिलेटेड है, माइंड में फौरन घूम जाना चाहिए। सिविल लॉ क्या होता है कि जी सिविल लॉ दो लोगों के दरमियान के आपस की जो राइट्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, उसके बारे में होता है। पहला ऑप्शन कहता है suit filed under civil law by claimant cannot succeed if the wrongdoing is proven on balance of probabilities। कि सिविल लॉ के अंदर क्लेमेंट, हमें पता है क्लेमेंट कौन होता है, जो केस करता है, जो कहता है कि मेरा नुकसान हुआ है, वो कह रहा है। और याद रखिएगा, हमेशा लॉ पढ़ते वक्त, जैसा मैं आपको, जब हम पढ़ रहे थे तो तभी मैं उर्दू में कन्वर्ट करके बताती थी। उसकी वजह क्या है कि हमारा दिमाग सोचता किस जबान में, उर्दू में। हम ख्वाब किस जबान में देखते हैं, उर्दू में। बेशक हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, पर हम ख्वाब अंग्रेजी में तो नहीं देखते। ऐसा ही हम ख्वाब किस लैंग्वेज में देखते हैं, उर्दू में। तो इसका मतलब है हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो हमारा दिमाग है, वो प्रोसेस भी उर्दू में ही करेगा। तो आपने सिंपल इस लाइन का उर्दू में तर्जुमा कर लेना है और आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहली लाइन क्या कह रही है कि सिविल लॉ के तहत जो क्लेमेंट है, जिसका नुकसान हुआ है, उसने जो केस किया है, कैन नॉट सक्सीड, वो फायदेमंद नहीं हो सकता इफ द रॉन्ग डूइंग इज प्रूवन ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि जो भी गलत हुआ है उसको प्रूव कर दिया जाए बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है या गलत है? हमने पढ़ा था कि सिविल लॉ के अंदर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज अगर साबित हो जाए तो केस क्या होगा, मंदा क्या होगा, केस जीतेगा हारेगा, सक्सेसफुल होगा नॉन सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें टिक करना है, क्योंकि उसने कहा था जो गलत, जो सॉरी, जो ठीक नहीं है वो बताओ। इसका मतलब जो ठीक नहीं है वो क्या है, गलत, गलत बताने हैं। तो इसका मतलब है पहली बात गलत है। ऐसा ही है, पहली बात क्या है, पहली बात आर नॉट करेक्ट, गलत है, ये बिल इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे बंदा जीत जाता है। तो इसका मतलब हुआ पहली बात गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, ये गलत बात है और हमने गलत बात ही ढूंढनी है। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं। एनी वायलेशन ऑफ सिविल लॉ कंस्टिट्यूट्स अ क्राइम, यहीं तक पढ़ते हुए हमें पता चल जाता है ठीक है गलत है। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ क्या थी, क्राइम थी, टॉर्ट थी? टॉट थी। टॉर्ट थी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही से समझ ओ भाई, आधी लाइन ही गलत है। आगे क्या कहता है, बिकॉज इट रेगुलेट सोसाइटी थ्रू पनिशमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो तो क्रिमिनल लॉ था। इसका मतलब है ये बात भी गलत है। तो चाहे तो यहीं पे रुक जाए, हमें दो गलत स्टेटमेंट्स मिल गई हैं। ठीक है, दोनों गलत स्टेटमेंट है। ऐसा है, ये तो चाहे आपकी मर्जी है कि आप चाहे यहीं पे रुक जाए, चाहे कंफर्मेशन के लिए आगे पढ़े। हमने कहा मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि भाई मेरा एमसीक्यू ठीक है कि नहीं, मुझे दो तो मिल गई, दोनों गलत बातें मिली। उसने कहा था गलत चीज ढूंढो, मैंने ढूंढ दी। तीसरी बात क्या, सिविल कोर्ट्स इन ऑर्डर डैमेजेस और रेमेडीज सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन, बिल्कुल ठीक है, सिविल कोर्ट में ही होता है। क्रिमिनल के अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, डेथ सेंटेंस मिलता है, फाइन होता है। तो ये तो ठीक बात है, तो ठीक बात हमने टिक नहीं करनी। डी बात, सिविल लॉ प्रोवाइड्स अ मीन फॉर इंजर्ड पार्टी टू ऑब्टेन कंपनसेशन और अदर रेमेडीज फॉर अ रॉन्ग डूइंग सफर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब हुआ इस एमसीक्यू का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ए एंड बी है। करेक्ट ऑप्शन में इसलिए कह रही हूँ कि इसका जवाब ए और बी सही है। और उसने पूछा ही ये था, अक्सर ये वाले एमसीक्यूज बहुत तंग करते हैं, ये मुझे भी तंग करते हैं। तब मैं पढ़ी ना, मैं भी भूल जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इनका ना उर्दू में मतलब बता लिख लेती हूँ। जिस तरह उसने लिख लिया आर नॉट करेक्ट, तो मैंने क्या ढूंढना है, गलत चीज ढूंढनी है, मैंने ठीक बात नहीं ढूंढनी। ये दोनों ठीक बातें थी, तो मुझे जब गलत शुरू में ही मिल गई तो बेशक मैं अगली ना पढ़ू। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू डन हो गया। एक और मजे की बात देखिए, दो ऑप्शन टिक करके एक नंबर मिलेगा।
अगर कोई बच्चा इसमें से एक ठीक करेगा तो आई कैप वैसे यूजली वो क्या कहते हैं, मार्क्स देने में कटौती नहीं करता। वो हमेशा बड़ा खुले दिल से होता है। हो सकता है कि वो 0.5 दे दे, ठीक है, दे माइट बी अ चांस कि वो 0.5 दे, ठीक है, मतलब मैं 80% श्योर हूँ कि वो 0.5 देगा एंड 20% की मे बी ना दे, लेकिन 80% आई एम श्योर अबाउट दिस कि अगर कोई बच्चा एक ऑप्शन को भी टिक कर लेता तो 0.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता था कि जी पहले चैप्टर से एक ही एमसीक्यू आता है, तो वी आर डन विद दैट। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है, और ऐसा ही है, एक ही क्वेश्चन है। सवाल अगर हुआ तो हमें सामने सामने मिल जाएगा। एक मिनट, एमसीक्यू चल रहे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सिंस ये वो कंबाइंड पेपर था तो इसलिए एमसीक्यू दो रहे सारे कंपनी लॉ के, और उधर दोनों आगे। 3 नंबर का सवाल आ गया, इसका मतलब है पहले चैप्टर से इस दफा 4 नंबर का उसने पूछा, और यही उसने कहा था 5 से 7 नंबर का पूछूंगा। Briefly explain what is meant by delegated legislation and describe the main methods of control exercised over it. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब तो बड़ा आसान है, वो तो अपने रटा रटाया लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट अपना काम किसी एग्जेक्टिव को या किसी बॉडी को डेलीगेट कर देती है, एक्सपर्ट्स को, तो हम उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। लेकिन मेन मेथड्स ऑफ कंट्रोल्ड एक्सरसाइज्ड ओवर इट क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कौन बताएगा इसका जवाब? ये मैंने बताया था, जहां फायदे और नुकसान थे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो क्या कैसे कंट्रोल करते हैं। हु विल आंसर? इसमें अब फायदे या नुकसान की बात नहीं करनी जी। पार्लियामेंट एक लाइन का आंसर है, कौन देगा? अब्दुल अहद, अमीर हमजा, अक्सा, बतूल, साद हसन। जी कैसे कंट्रोल करते हैं? वो क्या करते थे, वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर पहले से ही इम्पोज कर देते, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ऐसा ही है, ठीक है। उसकी पावर को डिफाइन कर देते थे कि जी आपने जो रूल्स बनाने हैं आपके पास इतनी अथॉरिटी है, ठीक है। और इसके बाद अगर सपोज पार्लियामेंट को वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला लॉ पसंद नहीं आता तो वो कोर्ट में उसको चैलेंज भी कर सकता है, ऐसे ही उसको इवन डिक्लेयर वॉइड भी कर सकता है। बस यही दो दो लाइनें लिखनी थी, पहली 2 लाइनें। अब 3 नंबर का सवाल है, तो पहले 1 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी या 2 नंबर की, कि जिसमें हम लिखेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर इज गिवन टू एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या लोकल अथॉरिटीज टू मेक बाय लॉज, ठीक है, ऐसा ही है। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल के लिए उसने 2 चीजें में बताए थे, वो रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है, वो उनकी पावर्स डिफाइन कर सकता है टू मेक रूल्स, एंड उसको चैलेंज भी कर सकता है इन कोर्ट। दैट्स इट, आसान, 4 नंबर पूरे आ गए, सही है जी। किसी का कोई सवाल? जी अमीर हमजा, वेरी गुड। अमीर हमजा, माइक में अगर जवाब देना तो जबरदस्त मजा आ जाए, मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को कितना आए। अच्छा जी, अब हम जाते हैं ऑटम 2025 की तरफ। ऑटम 2025 में बिजनेस लॉ का पेपर अलग था, यानी कि 100 नंबर का पेपर था। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जो स्कीम 2021 पे जब स्टडी स्टूडेंट से स्टडी रिसोर्सेज पे जाते हैं, खोल के दिखा देती हूँ ये आपके पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट से आपने स्टडी रिसोर्सेज पे जाना है। स्टडी रिसोर्सेज जब खोलते हैं तो आपके पास 2 स्कीम्स आती हैं, एक 2025 आती है, एक 2021 आती है। तो ये जो 2021 वाली स्कीम है, आप इसके ऊपर जाएंगे, इसको खोलेंगे, यहाँ पे आपको ये कैप मिल गया। कैप के बाद आपने यहाँ से बिजनेस लॉ को खोलना है, ये कैप 4 बिजनेस लॉ खुल गया। बिजनेस लॉ को खोलेंगे, ये आपके पास पास पेपर, सजेस्टेड आंसर, मार्किंग प्लान, एग्जामिनर कमेंट, सब कुछ आ जाता है। सो ये पास पेपर्स खोलेंगे तो आप ये देखें, ऑटम 2025 से लेकर ऑटम 2022 तक आपको ये 10 अटेम्प्ट्स के पेपर, सॉरी 7 अटेम्प्ट्स के पेपर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है।
तो आपने यहाँ से सारे पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड कर लेने हैं, मार्किंग प्लान एंड एग्जामिनर कमेंट्स डाउनलोड कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने डाउनलोड करनी है वो है एग्जामिनर कमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। वो है वजह, ये जो जर्नल कमेंट्स शुरू में लिखे हुए हैं ना, ये एक तो आपको यहाँ पे एग्जामिनर, सपोज अभी हम जो देख रहे थे उसका एग्जामिनर कमेंट हम देखते हैं क्या है मौजूद। मुझे लगता है कि शायद ना हो, लेकिन देख लेते हैं। एक मिनट, जो भी हमने अटेम्प्ट की है 2025 एग्जामिनर कमेंट्स, आपने, मैं तो आपसे कहूंगी कि आप प्रिंट करवा के भी रखें अपने पास। दीज आर सो इम्पोर्टेंट। बिजनेस लॉ डायनेमिक नहीं है, कंप्लीट पेपर है, यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट नहीं है। तो चले ऑटम 2025 का ही देख लेते हैं, हमने खोला हुआ था कि ये रहा। क्या है यहाँ पे, क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो देखें, आपको क्वेश्चन वाइज परसेंटेज से समझ आ जाता है कि जी कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 वाज द पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था पुअरली अटेम्प्टेड, फिर क्वेश्चन नंबर 9 10 था, यानी कि ये 3 सवाल और ये चौथा सवाल भी पुअरली, वन ऑफ द मोस्ट पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे। क्यों थे, ये देखिए उसकी रीजन, ड्यू टू inability to apply relevant knowledge of the law to the scenario based question। यानी कि पहले ही पता चल गया कि ये 3 सवाल सिनेरियो थे और इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बच्चे जवाब नहीं देख सके। ठीक है, फिर वो आगे बताता भी है कि भाई तुमने इस मसले को हल कैसे करना है। इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड दैट व्हेन अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन, एग्जामिनीज से मुराद आप लोग हैं जो उस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर होता है, एग्जामिनी होता है। एग्जामिनी कौन है, वो पेपर अटेम्प्ट करने वाले लोग जो आप हैं। एग्जामिनर कौन होता है, आई कैप होता है। वो कहता है एग्जामिनीज शुड फर्स्ट असर्टन द कोर इशू, सवाल के अंदर का मसला सबसे पहले देखो। मसला क्या है, गिविंग ड्यू अटेंशन टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन, कि सबसे पहले तो देखो उस सवाल के अंदर मसला क्या है और फिर देखो वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, पहले मसला देखो, फिर देखो पूछ क्या रहा है, एंड देन अप्लाई द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, और फिर उस लॉ की प्रोविजन को उधर लगाओ। पहले प्रॉब्लम देखो, फिर देखो वो पूछ क्या रहा है, और उस प्रॉब्लम के मुताबिक लॉ की प्रोविजन जो वो पूछ रहा है वो दो। ये नहीं कि जी मैं चैप्टर शुरू से जो मुझे आता है तो मैं सब कुछ लिख दूं, मैं आज इसको बताऊं कि मुझे पूरा बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ आता है। नहीं भाई, जो वो पूछ रहा है वो बताओ। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक और चीज, जहां पे दो चीजों पे टिक करना था, कहता है इधर देखो, कहीं पे एक चीज को टिक करना होता है, कहीं पे दो को करना होता है। वो कहता है एग्जामिनी सिलेक्टेड मल्टीपल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ सिलेक्टेड वन करेक्ट ऑप्शन, ड्यू टू विच मार्क्स कुड नॉट बी अवॉर्डेड। जहां पे उसने कहा कि किसी एक चीज को टिक लगाओ, आपने दो को लगा दिया तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। गौर से सुने इस बात को, कि अगर हमारा, एक मिनट की तैयार, अगर एमसीक्यू उसने पूछा है और वो कह रहा है सिलेक्ट वन, यहाँ पे उसने अभी जो हमने एमसीक्यू उसमें दो उसने ऑप्शन किए थे, उसने कहा सिलेक्ट वन, ए बी सी डी, सपोज ए इज करेक्ट, पर मैंने ए को भी टिक कर दिया और डी को भी टिक कर दिया, तो कितने नंबर मिलेंगे, 0। जहां पे वो कह रहे हैं दो को करो, ए बी सी डी, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सपोज मैंने ए और सी को कर दिया तो देर इज चांस कि 0.5 मार्क्स मिले। लेकिन यहाँ पे जहां वो कह रहा है एक करेक्ट है और आपने दो को कर दिया तो फिर 0 नंबर। क्यों,
क्योंकि इसका मतलब जब उसने ए को कहा आपने दो को कर दिया, यू आर नॉट श्योर विच वन इज करेक्ट, तो आंसर जो नंबर कितने मिलेगा, 0। समझ आई बात की? जी कोई हाँ शाह कोई ना बोले माइक में, मुझे समझ आए। यस मैडम, नो जी मैडम मैडम। आगे। ठीक है। तो किधर गया हम जो देख रहे थे एग्जामिनर कमेंट, को कहाँ गया? तो एग्जामिनर कमेंट को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। किधर गया? नहीं नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे था, सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात, एमसीक्यू करते हुए examinees wrote the entire text of selected option, whereas only mentioning the selected options such as A, B, C, D would have been sufficient. कि भाई पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि जब मैंने आंसर देना है एमसीक्यू का, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एमसीक्यू आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू आंसर ए बी, 3 सी, बस ये लिखना है। ये नहीं लिखना जो अभी जब हम एमसीक्यू कर रहे थे कि जी फलाने ये पूरी लाइन आपको लिखने की, हर यस बिकॉज जाहिद हैज एग्री टू पेमेंट, नो, नो नीड टू राइट इट। क्यों टाइम वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है। बेशक आप ये कहते हैं कि यार वैसे तो पेपर में आता कुछ नहीं, चलो मैं ऐसा करता हूँ यही लिखना शुरू कर दे, नो, डोंट डू दैट। वो जब उसको अब आपसे कह रहा है कि ये काम नहीं करना, तो ना करें, क्यों अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर रहे हैं? वो कहेगा यार ये इतना वेल है कि देखो जरा, और वो इसने खुद प्रॉपर वो बता रहे हैं कि बात सुनो, दिस इज मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व्ड, दिस इज अ गलती, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर इंस्टेंस, अच्छा ये ऑटम 2025 का था, हम ऐसा करते हैं हम ऑटम 2025 का पेपर करते हैं और फिर इसके एग्जामिनर कमेंट की तरफ आते हैं। ये रहा ऑटम 2025। ठीक है जी। तो हमने ढूंढना है अपना एमसीक्यू। हमें नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a disadvantage of delegated legislation is a, यानी कि एक ऑप्शन ढूंढना है इसमें से। कौन सा ऑप्शन देखना है कि जी जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, मैं उर्दू में यहाँ पे लिख लूंगी, मैंने क्या ढूंढना है, नुकसान। ठीक है, मैंने क्या चीज ढूंढनी है, नुकसान। कि जी डिसएडवांटेज का नुकसान क्या है? पहला, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लेस फ्लेक्सिबल देन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है या गलत है? जी पहले तो ये बताएं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है? तो ये तो बात ही गलत उसने लिखी हुई है, ये फायदा या नुकसान तो है ही नहीं। क्यों? ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। इसका मतलब है इस ऑप्शन पे अब मैंने दोबारा नहीं आना, इसको निकालो, मैंने इस ऑप्शन को अब दोबारा कंसिडर नहीं करना। दूसरी, the power to make law is given to unelected civil servants working under the supervision of government minister। बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, बात तो ठीक है। इसका मतलब है मैं इसको भी दोबारा देखूंगी। एक मिनट दीजिएगा क्लास। ठीक है, तो बी ऑप्शन बात सही लिखी हुई है, ये ऑप्शन था ही गलत। अब वो फायदा है नुकसान है, मैं उसके ऊपर दोबारा आती हूँ। सी ऑप्शन, इट इज डिफिकल्ट टू अमेंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देन टू अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी क्या ये बात सही है या गलत है कि पार्लियामेंट के काम को अमेंड करना आसान होता है एज कम्पेयर टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को? जी गलत है। ये गलत है। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट को भी अब मैंने दोबारा नहीं देखना। बी सही है, ए और सी तो है ही गलत बातें। वो तो बात ही गलत लिखी हुई है, वो फायदा और नुकसान तो है ही नहीं।
डी बात, rules made under delegated power to move legislation cannot be challenged in any courts on any ground। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखिए, ये देखें कि उसी से रिलेटेड अगली अटेम्प्ट में सवाल आ गए। हमेशा यूं ही होता है कि जो एमसीक्यू या सवाल एक अटेम्प्ट में गलत हो ना, अक्सर आप लोग ये कहते हैं यार ये पिछली अटेम्प्ट में सवाल आया था, इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा। उसके लिए एग्जामिनर कमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है कि अगर पिछली अटेम्प्ट में वो सवाल आया और एग्जामिनर ने लिखा है कि भाई ये सवाल बड़ी बुरी तरह से बच्चों ने जवाब दिए हैं, ये परसेंटेज है 7%, तो एग्जामिनर अगली अटेम्प्ट में वो सवाल दोबारा टेस्ट करता है। ये बात गौर से सुने कि अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है, जिस तरह यहाँ पे पोरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अभी अगर आप देखें जो अगली अटेम्प्ट है जैसे स्प्रिंग 2026, कहीं ना कहीं ये पोरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन दोबारा टेस्ट हुआ होगा किसी दूसरी स्टोरी से, पर कॉन्सेप्ट ये टेस्ट हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो था अगली अटेम्प्ट में एज अ क्वेश्चन टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं ऑप्शन डी करेक्ट है या रॉन्ग है? तो मतलब बात जो लिखी है वो सही है गलत है? जी, ये बात सही है या गलत है? चैलेंज तो की जा सकती है, ठीक है। गलत है। ये बात ठीक है, ये गलत है। चैलेंज हो गलत। सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा चैलेंज हो सकता है, इसका मतलब है ये तीसरी बात भी गलत है, ये फायदा और नुकसान की बात तो है ही नहीं। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने कहा डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन होती है उसमें पार्लियामेंट के पास कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, पार्लियामेंट उसको पावर्स डिफाइन कर सकती है, पार्लियामेंट उसको चैलेंज कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल आउट मेथड से आपने हमेशा क्वेश्चन को करना है। तो अब मुझे पता चल गया है कि जो बी है वो ही सही ऑप्शन है, और यही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का नुकसान है कि वो लोग जिनका काम था कानून बनाना, वो कानून खुद नहीं बना रहे बल्कि अनइलेक्टेड लोगों को दे रहे, सिविल सर्वेंट्स को, कि तुम कानून बनाओ। समझ आई एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है? सिंस हम पहली दफा कर रहे हैं, हम एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। हर यहाँ पे बिजनेस लॉ में, कंपनी लॉ से अभी आपके 10 नंबर के एमसीक्यू हैं जो बी लॉ से आएंगे, 10 नंबर के सी लॉ से आएंगे, तो 20 नंबर मुफ्त के हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये 20 नंबर लेना आसान काम हरगिज नहीं है। क्यों? इसी वजह से कि देखें वो स्टेटमेंट्स के साथ कितना तड़ोड़ मड़ोड़ करता है। वो सीधा एमसीक्यू बहुत एक आध होता है जो बिल्कुल सीधा एमसीक्यू होता है। हर एमसीक्यू में बताओ, जिस तरह उसने बताया कि इसमें से डिसएडवांटेज नुकसान ढूंढो। अब नुकसान, एक नुकसान बड़ा क्लियर था, बाकी तीनों बातें थी ही गलत। वो थी ही गलत। जिसको ये टॉपिक आता है उसके लिए बड़ा इजी है इसको एमसीक्यू को सॉल्व करना, लेकिन जिसने ऊपर ऊपर से बस कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, किताब नहीं पढ़ी, किताब की अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो वो इसको नहीं सॉल्व कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहूंगी, कोई हेल्पिंग बुक इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वहां पे मुश्किल लफ्जों को आसान लफ्जों में लिख दिया जाता है, याद करना आसान हो जाता है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और आप 20 नंबर खो देंगे। ठीक है? क्यों? अगर आपको ये लफ्ज नहीं आते फ्लेक्सिबल के, अगर आपको ये लफ्ज नहीं आता अमेंड का, अगर आपको ये लफ्ज नहीं आता कैन नॉट बी चैलेंज, टू यू कैन नॉट सॉल्व दीज एमसीक्यूज। अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो फिर आपने यही स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग किताब नहीं हासिल करनी। हेल्पिंग बुक से आपसे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे लेकिन एमसीक्यूज नहीं हो सकेंगे, एंड समटाइम्स क्वेश्चंस भी नहीं होते। क्यों? वो अंग्रेजी वही इस्तेमाल करता है जो आपकी किताब में गिवन होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सवाल, 4 नंबर का। इसका मतलब है ऑटम 2025 में उसने 5 नंबर का पूछा था कि ये वो अटेम्प्ट थी जब
पेपर अलग अलग होता था, तो जब मिल गया तो 4 नंबर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ये चैप्टर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 4 पे आ गया तो नॉट अ बिग डिफरेंस। Question: can describe how an ordinance is promulgated in Pakistan and explain the effect of such ordinance? Simple straight जवाब कौन देगा? Who will answer? जी साद हसन। जवाब देंगे बेटा माइक में। माइक नहीं काम कर रहा यार, क्यों नहीं कर रहा साद हसन माइक? बेटे आपने क्लास के लिए रजिस्टर करवाया, ऑनलाइन क्लास है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर ले। जी अनम्यूट तो आपने किया है। अब्दुल अहद जवाब देंगे? जी अब्दुल अहद अगर नहीं दे रहे तो बतूल नक्शा, बेटा आप जवाब देंगी? माइक में देना है। साथ ही तो अपना फोन ना, जब जिस दुकान से खरीदते हैं वहीं पे लगा के किसी को कॉल करके, आई एम नॉट श्योर यार। अब्दुल अहद ऐसे तो ना करे, बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, बस जवाब दे। कोई मतलब मैं अंग्रेजी में नहीं, आप उर्दू में जवाब दे, मैं नहीं कह रही आप अंग्रेजी में जवाब दे। थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे ना, ऑडिट क्या होता है, ये तो हमने रोज हर क्लास में ये बात की है। हर जब क्लास में हमने। हाँ जब जी हाँ नेशनल जी। असेंबली नहीं होती तब जब ऑडियो टेम्पररी तौर पे जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है उसे ऑर्डिनेंस कहते बिल्कुल सही है। अच्छा सही। अक्सा आप कहाँ से क्लास ले रही है बेटा? कौन से सिटी से? अच्छा अब्दुल अहद आपने बोला नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली नहीं, पार्लियामेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे वर्ड पार्लियामेंट बोलना है। अगर आप नेशनल असेंबली बोल रहे हैं तो फिर आपने सेनेट भी बोलना है, कि जब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों एक सेशन नहीं होते, ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट इन सेशन नहीं होते, तो प्रेसिडेंट कोई इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उसके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बनाए। ठीक है, याद रखें कि जब आपने उर्दू में भी बोलना है तो ज्यादा लफ्ज अंग्रेजी के, वो भी अंग्रेजी के कौन से लफ्ज जो किताब में लिखे हुए हैं, कि अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगता है, इफ प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी टू टेक सम इमीडिएट एक्शन, he has power to make an ordinance when Senate or National Assembly is not in session। ठीक है, ये पहली बात का जवाब था। और बतूल आपने रेज हैंड की है। एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ सच ऑर्डिनेंस। इसका अफेक्ट क्या होगा? हमने कहा इसका अफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है, कि जैसे पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, लेकिन इसके बनने के, जब ऑर्डिनेंस बनता है तो 120 दिन के अंदर अंदर इसको प्रेजेंट करना होता है या पास करना होता है नेशनल असेंबली में। अगर मनी बिल है तो सिर्फ नेशनल असेंबली में, और अगर कोई और बिल है तो दोनों में, नेशनल असेंबली और सेनेट में। 120 दिन गुजर गए, पास नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ऑर्डिनेंस रिपील हो जाता है। लेकिन ये जो 120 दिन है, इसमें आपको 100 फर्दर 120 दिन की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, अगर जो है वो नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दी जाए। ठीक है, these 120 days can be extended further to 120 days by resolution passed in national assembly। जी बतूल आप क्या कह रही थी? अब हम इसका देखते हैं एग्जामिनर कमेंट। अब देखिए एग्जामिनर कमेंट में क्या कहता है।
Examinees correctly describe in how an ordinance is promulgated in Pakistan. However, they fail to explain the effect of ordinance. इनके effect of ordinance कि भी ordinance जो बना है वो exactly same वैसा ही होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो बस इतनी सी लाइन लोगों ने नहीं लिखी। जब ये लाइन नहीं लिखी तो फिर नंबर नहीं मिले। ये देखिए, ये इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस की लाइन आपको नजर आ रही है। सिंपल ये बात लिखनी थी कि इट हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है। इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस को जरा पढ़ ले और पढ़ने के बाद मुझे डन का मैसेज करें, बाकी तो सेम वही बात है। जी ठीक है, सिर्फ ये एक जरा सी लाइन लिखने के उसने अलग से मार्क्स अलग किए। अगर आप इसकी मार्किंग देखना चाहते हैं, हम इसकी मार्किंग भी खोल लेते हैं। ये तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो ऑर्डिनेंस था उसके 3 नंबर थे और इफेक्ट का 1 नंबर था। तो ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड सारी बातें सबने लिख ली कि जी ऑर्डिनेंस क्या होता है, 120 दिन के अंदर अंदर प्रूव या प्रेजेंट करना होता है। अगर मनी बिल है तो सिर्फ नेशनल असेंबली में जाएगा, मनी बिल नहीं है तो दोनों हाउसेज में जाएगा, और 120 दिन का टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इसके 3, और जो इफेक्ट है उसका 1 नंबर, कि भाई इसका इफेक्ट जो होता है सेम वैसा होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ इतनी सी बात लिखने का 1 नंबर है, जिसने नहीं लिखा उसको नहीं मिला। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई? बतूल आपने हैंड रेस किया था, फिर कुछ बोले ही नहीं है। स्प्रिंग 2025 को क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, which of the following statement about delegated legislation in Pakistan is correct? क्या चीज ढूंढनी है जो ठीक है, ठीक चीज ढूंढनी है। ऐसा ही है। पहला स्टेटमेंट, जी पहला स्टेटमेंट पढ़े बताएं, ठीक है गलत है, माइक में बताना है सबने। इज द पहला स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग है। गलत है, जी रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। तो हमने क्या करना है, इस ए को अब नहीं देखना, इस ए को हमने रूल आउट कर दिया। दूसरी स्टेट, ठीक है ये गलत है? गलत है। गलत है। अब इसको भी हमने निकाल दिया, इसके बारे में हमने नहीं सोचना। तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है या गलत है? ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम थोड़ा स्क्रॉल करें, नजर गलत नहीं आ है। रहा। स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करोगे तो पेज ऊपर, बस मैं इसको तीसरी स्टेटमेंट बोल देती हूँ। इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर इज गिवन टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सेनेट। अगर गलत जिसने गलत है। रट्टा मारा हुआ है ना वो रॉन्ग है। यहां तक पढ़ेगा तब भी उसे पता है गलत है, क्योंकि लिखा होता है अनइलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सेनेट नहीं। किधर कौन सा होता है वो अनइलेक्टेड मेंबर्स? कहाँ के होते हैं वो? जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, ऐसा यस, ही है, यस जो मैम। किसी मिनिस्ट्रीज के होते हैं। तो अगर यहां तक भी पढ़े तो पता चल जाता है कि मेरी बात गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
अगर मैं डी ऑप्शन पढ़ू भी ना तो मुझे पता है कि भाई डी ऑप्शन है, क्योंकि 3 पहले गलत है। मैंने कहा मैं अपने आप को कंफर्म कर लेती हूँ, श्योर कर लेती हूँ। Delegated legislation is often worked out in consultation with professional, commercial, or industrial groups outside the parliament. ये कौन लोग हैं? एक्सपर्ट्स। यही हमने पढ़ा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। उसने ब्रैकेट के अंदर ना ये बात लिखी हुई थी। खोलते हैं, आपको किताब से दिखाती हूँ। और अगर सपोज लास्ट में से बात है, ये बात हमने क्लास में भी की थी कि जी एक्सपर्ट्स को ये काम दिया जाता है। ये देखें, एक्सपर्ट ओपिनियन में बात लिखी हुई है। Much of the delegate content of delegated legislation is technical and better worked out in consultation with professional, commercial or industrial groups outside the parliament. पार्लियामेंट के लोग नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2017 किसने बनाया? किसने बनाया कंपनीज एक्ट 2017? SECP ने। जी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई एमसीक्यू कैसे करना है? कि सबसे पहले वो ऑप्शंस जो सिरे से ठीक नहीं है उनको निकाल दो। क्यों? उस पे जोर नहीं लगाना, उस पे सोचना ही नहीं है। ठीक है, जैसे पता चले गलत है उसको 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 बस निकाल दो। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होगा कि दो ऑप्शंस बड़े क्लोज होंगे, तो उन दो पे आपने गौर करना। समटाइम ऐसे होता है आप लोग क्या करते हैं, वो चारों ऑप्शंस को पे कभी एक पढ़ते हैं, कभी दूसरे को पढ़ते हैं, तीसरे को, चौथे को। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। रूल आउट मेथड चलेगा कंपनी लॉ इस इधर एमसीक्यूज में। ठीक है, कुछ ऑप्शंस जिस तरह यहाँ पे जो है उसने घुमाने फिराने के लिए कुछ लोग जो बच्चे जो बस यूं एकदम से देखते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। वो ये दियोर ही नहीं करते कि इलेक्टेड लिखा हुआ है, अन नहीं लिखा, और आगे सेनेट लिखा हुआ है। ठीक है, वो देखते ही नहीं है। कुछ जल्दबाज ऐसे होते हैं, ओह यार ये वाला सही है। जबकि ये अंग्रेजी पढ़ना बड़ी, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, कौन सी किताब पढ़नी है? स्टडी टेक्स्ट। क्यों? वहां पे सादा जबान में एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, वो उसी जबान में पूछा जा रहा है जिस जबान में आपका स्टडी टेक्स्ट है। जी, explain the main sources of law in Pakistan, also briefly discuss the role of Senate in the legislation process। 6 नंबर का सवाल पूछा उसने, 5 नंबर इधर, 1 नंबर एमसीक्यू का। तो सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान तो अब हमें याद ही हो गया कि लेजिस्लेशन है, कस्टम्स है, एग्रीमेंट है, प्रेसिडेंट है। रोल ऑफ सेनेट इन लेजिस्लेशन प्रोसेस क्या है? रोल क्या है सेनेट का? कि सेनेट क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होती है। इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। ये मनी बिल्स के अलावा तमाम बिल्स भी अप्रूव करती है। सेनेट के अंदर क्या होता है, तमाम प्रोविंसेस की इक्वल सीट्स होती हैं ताकि फियर ऑफ एलिविएशन क्या है वो खत्म हो सके। ठीक है, पता चल गया? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा जी आगे चले। स्प्रिंग 2025 हो गया, अब हमने जाना है और ऑटम 2024 पे। तो स्प्रिंग 2024 सामने नजर आ रहा है, उसको देख लेते हैं। स्प्रिंग 2024 एमसीक्यू ढूंढते हैं। हाल में ये है जी, एमसीक्यू नंबर 4। और मेरे ख्याल में तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ना, वो समझ लें कि भाई फेवरेट मोस्ट फेवरेट टॉपिक। अब जाहिर बात है, अब आप देख रहे हैं कि इस अभी तक, अब ऐसे ये है कि इस चैप्टर की वो हर चीज ही टेस्ट करता है। आपको हर सवाल मिलेगा हर टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, लेजिस्लेशन से। तो दिस चैप्टर इज लाइक मुफ्त के नंबर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? क्या है कि वो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है तो हमने क्या ढूंढना है? नुकसान। ऐसा ही है, हमने जो चीज ढूंढनी है वो हमने ऊपर उर्दू में बेशक लिख लें
कि क्या है कि जो फायदा नहीं है वो ढूंढना है, तो जो फायदा नहीं है वो क्या है? नुकसान। पहली चीज हमने ढूंढना है नुकसान, हमने फायदा नहीं ढूंढना। पहला ऑप्शन क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा। तो हमने क्या ढूंढना है? नुकसान। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बेटर वर्कड आउट इन कंसल्टेशन विद दिस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा। फायदा। तो इसका हमने क्या ढूंढना है? नुकसान। सी ऑप्शन, इट इज सिंपलर टू अमेंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा। हमने क्या ढूंढना है? नुकसान। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन डी क्या है? 3 गलत हो गए, 1 ठीक होना है। तो अगर ना भी पढ़े तो हमें पता चल गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हमने कहा कंफर्म कर लेते। इफ द पावर इज टू मेक द लॉ इज गिवन टू अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो इसका मतलब हुआ कि बस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? ये नुकसान है, ये डिसएडवांटेज है कि भाई वो लोग जिनका काम था वो नहीं कर रहे बल्कि अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। क्लियर है? कर लेंगे एमसीक्यू। यस मैम। अच्छा जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था, फिर उसके बाद क्लास। हम ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, briefly describe the legislation process for a bill passed by National Assembly but rejected by the Senate। उसने आपसे वो सिनेरियो पूछ लिया कि जी नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया लेकिन सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब अगर सेनेट बिल पास ना करे, रिजेक्ट कर दे, या 90 दिन तक हमने पढ़ा था कुछ उसको अप्रूवल ना हो, तो फिर क्या होता था? रिजेक्ट हो गया तो बात खत्म होगी या कुछ और करेंगे? ये दोबारा नेशनल असेंबली के पास जाएगा, या तो फिर वो दोबारा इलेक्ट्रो सीटिंग के लिए बुलाएंगे एक नहीं, साथ एक ही सेशन। नेशनल असेंबली के पास नहीं जाता। अगर बिल रिजेक्ट हो जाए या 90 दिन के अंदर पास ना हो, तो जिस हाउस ने प्रपोज किया था, यानी कि नेशनल असेंबली ने प्रपोज किया था, तो वो सजेस्ट करती है कि जॉइंट सेशन हो। ये इसका आंसर है कि जॉइंट सेशन होता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेशनल असेंबली, के जिस हाउस ने प्रपोज किया है उसकी रिक्वेस्ट पे जॉइंट सेशन होता है, फिर वोट्स ऑफ मेजोरिटी के मुताबिक उस केस का, उस बिल का फैसला होता है। ठीक है? तो मैंने एक चीज आज ऑब्जर्व किया कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है सही से। ठीक है? तो आप लोगों ने अब क्या करना है? वीकेंड है, आप लोगों ने चैप्टर याद करना है। ठीक है? याद करने का मतलब क्या है? पहले मैं आपसे कहती थी रीड करना है, 10 मिनट देने। तो रीड करने में अगर 10 मिनट लगते हैं तो याद करने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है? तो जो टाइम आपको सपोज अगर पेज पढ़ने में, रीड करने में 8 लगा था, तो 16 मिनट आपने लगाने उसको याद करने में। तो आपने क्या करना है? सारे को याद करना है। और उसके बाद हमारे पास, हमने स्प्रिंग 2024 तक किया है। ठीक है? आप, दिस इज योर होमवर्क। ऑटम 24, ऑटम 23, स्प्रिंग 23, ऑटम 22, स्प्रिंग 22, ये 5 अटेम्प्ट्स आपने करनी है। मंडे को हम इनको गो थ्रू करेंगे, बट यू हैव टू डू ऑल दीज अटेम्प्ट्स। ठीक है? कोई कंफ्यूजन किसी को? टेस्ट का मैं आपको आज शाम में बताती हूँ। ठीक है? चले यहाँ पे करते हैं फिर आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।